तो हम लोग आज एड्स पढ़ने वाले हैं। एड्स उन बीमारियों में से एक है जो क्योरेबल नहीं है, जिसे आसपास की सोसाइटी बहुत गलत मानती है और इससे बचा नहीं जा सकता है। क्योरेबल मतलब इससे बचा नहीं जा सकता है। अगर ये एक बार हो जाती है तो आप दवाइयों से अपनी एज बढ़ा सकते हैं, बट आप ज़िंदा नहीं रह सकते। मतलब इसके चांसेस कैंसर से भी कम होते हैं। कैंसर में भी ये होता है कि अगर एक बार हो जाता है और सही टाइम पे पता चल जाता है तो उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो लेने से आप बच सकते हैं। पर एड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एड्स आपको एक बार हो गया तो कुछ टाइम बाद, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, हो सकता है 7 साल, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, इस सब में आपकी डेथ होनी निश्चित है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर लास्ट वाले वर्ड पे जाते हैं, विच इज़ सिंड्रोम, विच इज़ मीन ऑफ ग्रुप ऑफ डिसीजेस। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है केवल एक डिसीज़ होती है, इसमें सारी डिसीज़ साथ में हो जाती हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसके कारण अगर कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब होने के कारण उससे कोई लड़ नहीं पाएगा और वो बीमारी हमें हो जाएगी। और वो बीमारी ऐसी होगी कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पर बहुत लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि एड्स क्या है। एड्स एक बीमारी है, पर इसको करने वाला जो पैथोजन है उसका नाम कुछ और है। एड्स जो बीमारी है वो होता है HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सॉरी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एड्स किससे होता है तो उसका आपके पास जवाब होना चाहिए कि HIV वायरस से होता है। ये वायरस है, ठीक है। सबसे पहले HIV को देखा गया था एक कुछ होमोसेक्सुअली गे में, जो 1981 में किसी ट्रिप से देखा जाए तो बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि इसे चिंपांजी के उन्हें जब मांस को खाया था, उन्हें फ्लैश खाया था, उससे म्यूटेशन हुआ और ये इसका जनरेशन हुआ। बट बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इन लोगों ने चिंपैंजी के साथ में मेटिंग की थी, दैट्स वाई ये म्यूटेशन हुआ और इस वायरस का ओरिजिन हुआ। 1981 में वर्ल्ड में पहली बार एड्स देखा गया और 1986 में फर्स्ट टाइम चेन्नई की प्रोस्टिट्यूट्स में फर्स्ट टाइम एड्स डिटेक्ट हुआ। और तब से लेकर उसके आने वाले 25 सालों में ये कम से कम 25 मिलियन लोगों को हो गया। इसका होने का कारण सिंपल सा है, मेटिंग, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना, ठीक है, ऐसी सीरीन्स को यूज़ करना जो पहले से यूज़ हो चुकी है या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास लगी हुई थी। मान लो कि अगर किसी पर्सन एक्स को वो एड्स है और अगर हमने वो इंजेक्शन उसको लगाया है, कुछ भी उसके ट्रीटमेंट में इंजेक्शन का यूज़ करा और वही इंजेक्शन हमने किसी एक हेल्दी पर्सन को यूज़ कर लिया, वो इंसान को एड्स हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी मदर को एड्स है, तो उसके फीटस एंड इन्फेंट दोनों को ये बीमारी हो सकती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा फीटस और इन्फेंट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली है, फीटस मतलब कि वो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो अभी 9 पीरियड का पास्चुरेशन पीरियड जो होता है उसको निकाल रहा है, एक्चुअली जेस्टेशन पीरियड। और दूसरा इन्फेंट मतलब जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और बाहर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ चुका है, वो सारी प्रोसेस कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं इन्फेंट। जो बच्चा माँ के पेट में है उसे कहेंगे फीटस। तो अगर माँ के पेट में है तो भी उसे हो सकता है बाय प्लेसेंटा, और अगर वो माँ के पेट से बाहर आ गया है तो अब तो प्लेसेंटा नहीं है, बट इस समय वो माँ का दूध पी रहा है जिसमें कोलेस्ट्रम नाम के एक मटेरियल होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके थ्रू बच्चे को एड्स हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर में ऐसा एक आर्टिकल छपा था जब एक माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई और ऐसा कहा जाने लगा कि उनको एड्स था। दैट्स वाई उनकी जो बेटी थी, 8 साल की बेटी, उसको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया
और बस इससे ये बोला गया कि तुम्हारी माँ को एड्स था। और इसके 3 से 4 साल बाद जब इस बारे में फिर से पुष्टि करी गई तो पता चला कि उनको एड्स किसी भी लेटर में, किसी भी एप्लीकेशन या फिर जो भी उनकी रिपोर्ट्स आई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो होता रहता है, हम अपने प्रोसेस पे आगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो वायरस है वो होता कैसा है। तो जो वायरस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड तीनों का बना होता है, तीनों का। लिपिड की डबल लेयर पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के रूप में उस वायरस में होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर देखा जाए तो जो HIV है वो हमारी मैक्रोफेजेस एक सेल होती है जो जिसे हम लोग पुलिस बोल सकते हैं, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो एक दूसरी पुलिस का रूप है। अब क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे, आप अभी ये मान लो कि ये केवल पुलिस का काम करती हैं। तो वायरस के बाहर की कवरिंग बनाते हैं ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इनकी बाहर की जो प्रोटीन होती है वो होती है GP180, ग्लाइकोप्रोटीन 180 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120। इनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसा होता है जैसा कि मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट के बाहर का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ ऐसी एक ऐसा कुछ हो गया कि अगर किसी चोर को किसी फैक्ट्री में या किसी घर में घुसना है तो वो क्या करेगा, एक ऐसी यूनिफॉर्म पहन लेगा जो यूनिफॉर्म उस घर में या उस फैक्ट्री में यूज़ होती है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ के स्कूल के लोग, वहाँ के फैक्ट्री के लोग उसे रोकेंगे नहीं। तो इसी तरीके से जो HIV का वायरस होता है उसके बाहर जो प्रोटीन की कवरिंग होती है वो कुछ ऐसी ही होती है, उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसकी बाहर की कवरिंग जिसमें वो जा रहा है मैक्रोफेजेस या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट उनके जैसी ही होती है, तो उसको अंदर जाने दिया जाता है और उसको रोका नहीं जाएगा, पहली बात। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है आपको ये बात पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। मेरी सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके अंदर भी होगा। उसे हम लोग DNA या फिर RNA से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं उनमें DNA होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पर जो HIV का वायरस है उसमें नहीं होता DNA, उसमें होता है RNA। हमारी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमारी सेल के अंदर केवल DNA होता है, RNA भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अब मैंने ये दोनों नाम क्यों लिए, जब भी हमारे सेल को RNA की ज़रूरत होती है तो हमारी सेल का जो DNA है, DNA इज़ कन्वर्टेड इनटू द RNA एंड RNA इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन। DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन, ये एक सिक्वेंशनल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटीन टू RNA एंड RNA टू DNA, नहीं, हमेशा DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन हर सेल में। पर HIV में क्या है, HIV में RNA पाया जाता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर HIV जैसे ही मैक्रोफेजेस के ऊपर बैठा, अब पूरा ऊपर की जो कवरिंग है जो मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग है वो अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा केवल और केवल RNA के मॉलिक्यूल्स जो HIV के अंदर होंगे। RNA के मॉलिक्यूल्स जैसे ही किसी सेल के अंदर गए, हमारी बॉडी के सेल के अंदर जैसे ही गए, RNA ने देखा कि भाई यहाँ तो DNA का काम है, मैं RNA हूँ, क्या करूँ। तो अब जो HIV का वायरस है वो अपने साथ लेके आया एक छोटा सा एंजाइम जिसका नाम है रेट्रोवायरल एंजाइम। हाँ, रेट्रोवायरल एंजाइम, और इसलिए HIV के वायरस को बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है। इस एंजाइम का एक दूसरा नाम और होता है जिसे कहते हैं अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो अब होता क्या है कि ये एंजाइम RNA अपने साथ लेके आया है। तो सबसे पहले HIV सोचेगा कि नहीं, अभी मैंने केवल यूनिफॉर्म पहनी है इन लोगों की, पर अब मुझे इनके जैसा होना पड़ेगा, इनके जस्ट जैसा। तो ये क्या करता है कि ये उस एंजाइम का यूज़ करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
तो जैसे मैंने बताया था एक सीक्वेंस डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, यहाँ ये होता है कि इसके पास है आरएनए, इस एंजाइम का यूज़ करके ये आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाता, ये रिवर्सली काम करता है और आरएनए से डीएनए बना लेता है। जैसे ही आरएनए से डीएनए बनाएगा, ये हो गया उस सेल के डीएनए जैसा, तो ये डीएनए उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, उस सेल के अंदर जो अपना डीएनए है ना उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ा, धीरे 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 उस डीएनए पे पूरा हथिया लेता है, पूरे डीएनए को हथिया लेता है और फिर वो निकालना शुरू करता है पॉइजन। धीरे धीरे उस सेल को मारना शुरू करेगा, धीरे धीरे। अब क्या होगा, पर अभी क्या है, उसको मारेगा नहीं, अभी इसको ज़रूरत है और ज़्यादा संख्या बढ़ाने की, और ज़्यादा संख्या बढ़ाने की। तो वो क्या करेगा, अभी मारेगा नहीं, अभी उन सारी मशीनों को जो सेल के अंदर है, हमारी जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं, तो जितनी भी मशीन्स हैं उसका वो यूज़ करेगा अपने जैसे बनाने के लिए। ठीक है, अपने जैसे बनाने के लिए वो क्या करेगा कि है ना, जैसे अभी उसने सबसे पहले क्या था भाई, HIV में आरएनए था, आरएनए आया सेल के अंदर, उसने देखा सब जगह डीएनए है तो मैं आरएनए हूँ, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, किसकी मदद से, सबसे पहले डीएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर डीएनए उस अपने वाले डीएनए के साथ जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा उसके बाद उस दोनों डीएनए ने नॉर्मल सीक्वेंस से, मतलब डीएनए से आरएनए बनाना शुरू करे, और वो जो आरएनए थे वो थे HIV के आरएनए। और जैसे ही आरएनए बनाना शुरू करे, पूरे खून में, पूरे ब्लड में, पूरे सीमेन में ये सारी चीज़ें भेजना शुरू कर दी। मतलब अब हमारी बॉडी में धीरे 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 स्लीपिंग सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स तो अभी सो रही हैं पर हमें आगे जाके ज़रूर खतरा कर सकती हैं। एक बार फिर से समझते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऐसा वायरस जो हमको एड्स कर सकता है। HIV वायरस के जो अंदर है वो है आरएनए, इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसके अलावा लिपिड की 2 लेयरिंग, बायलेयर कहते हैं, इसके अलावा GP की प्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन है, GP180, GP120। ठीक है, GP180 एंड GP120 जो होती है वो क्या करती है, GP180 एंड GP120 का काम, मतलब का एकदम सेम टू सेम दिखती है, कैसी, अपनी मैक्रोफेजिस सेल और हेल्पर टी सेल जैसी दिखती हैं। उसके बाद हमारा जो वायरस का सेल है, हमारा जो, सॉरी सेल नहीं बोला, हमारा जो वायरस है वो किसी सेल से कनेक्ट करता है और अपने बॉडी के अंदर का जो वायरस है, वायरस का जो आरएनए है वो हमारी सेल में डाल देता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी डाल देगा। जैसे ही अंदर आया, आरएनए ने देखा भाई यहाँ तो सब लोग डीएनए है, मैं आरएनए हूँ, तो सबसे पहले वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से अब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। फिर वो डीएनए, हमारा जो सेल के अंदर डीएनए पहले से था, बहुत पहले से, उसके साथ जुड़ जाता है और डीएनए से, जैसे मैंने बताया था, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए से आरएनए बनाना शुरू कर देगा, शुरू करेगा। वो जो आरएनए होगा वो HIV का आरएनए होगा, उस सेल से वो सब लोग बाहर निकलने लगेंगे। अब सवाल ये आता है, यही प्रोसेस होती है, यही आपका एड्स है। धीरे धीरे क्या होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, इनके नंबर बढ़ने लगेंगे, मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी लिम्फोसाइट धीमी होने लगेंगी, कम होने लगेंगी, नष्ट होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी, वो मर जाएंगी। बात ये आती है कि HIV के वायरस ने सबसे पहले क्यों पकड़ा इसको, ये कौन है अपना, मैक्रोफेजेस को और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्यों पकड़ा, क्योंकि ये दोनों पुलिस हैं, अगर ये मर गए तो इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम उसके नाम पर ही है, हेल्पर। उसको जब पता चलता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को कि हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड पर्सन आ गया है, अनवांटेड वायरस आ गया है, तो सबसे पहले वो हो जाता है मैक्रोफेजेस के पास और उससे कहता है भाई जल्दी उठो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा वरना वो कुछ दिनों बाद हमें बीमार कर देगा। अब सबसे पहले हमारा जो ये HIV वायरस है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है। ठीक है, उसके बाद मैक्रोफेजेस में जाकर अपने नंबर बढ़ा देता है। मैंने बताया था वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, आरएनए बनाना शुरू करेगा, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। उसके बाद वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। हुआ बस इतना कि आपकी जो इम्यूनिटी थी वो कम होती गई, बहुत ज़्यादा कम होती गई। उसके बाद हर वो डिसीज़ जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज़, ऐसी डिसीज़ जो तब होती है जब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो। अब सिंपल सी बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी उस समय आपको कोई भी डिसीज़ हो जाए वो लग जाएगी, आप उसको रोक ही नहीं सकते अपनी डिसीज़ को,
क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि एक ज़ुकाम को, एक सर्दी वाली जो बीमारी होती है नॉर्मल खांसी आना, उसको भी नहीं रोक पाएगी। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज डिसीज़। इसमें आता है आपका टीबी आता है, कैंडिडियासिस भी आता है, ये सारी बीमारियां उसमें आती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं नॉर्मल जो मैंने बताई थी। इस डिसीज़ का दूसरा नाम होता है स्लिम डिसीज़, स्लिम SLIM। इस डिसीज़ में इंसान इतना पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि मतलब नेक्स्ट टू डेथ हो जाती है उसकी, धीरे 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 धीरे। अब बात आती है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारी बॉडी में HIV का घुसना से लेकर हमें उस बीमारी का पहला सिम्टम दिखना, इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। एक और पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं विंडो पीरियड। विंडो पीरियड होता है कि HIV मतलब कोई भी वायरस का पहली बार आपकी बॉडी में घुसना से लेकर आपने उस बीमारी को सबसे पहले कब डायग्नोज किया, तब तक का समय होता है विंडो पीरियड। विंडो मतलब कि खुला, आपकी आंखें खुल गई कि भाई चलो अब हमें बीमारी है। अब मान लो कि आपको बीमारी तो बहुत टाइम से थी, बहुत टाइम से, पर आप जब पहली बार अपनी रिपोर्ट करवाओगे, आप अपना चेकअप करवाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा। तब तक का पीरियड कहलाता है विंडो पीरियड। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब आपको फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो हो सकता है आपको 6 महीने में दिख जाए, हो सकता है आपको 6 महीने से बाद भी दिखे, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 7 साल के अंदर आपको दिख जाएंगे पक्के में, उसके वायरस से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो ये था मेन एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। 1981 में सबसे पहले होमोसेक्सुअल जो गे होते हैं उनमें, गे मेल्स जो होते हैं उनमें दिखा। चिंपांजी से रिलेटेड है, आप ये नहीं कह सकते अब कैसे है, हो सकता है उनने मेटिंग की हो सकता है उनने उनका फ्लैश खाया हो, आप बस ये समझ लीजिए कि वो चिंपांजी से रिलेटेड हुआ था। उसके बाद हमें इंडिया में 1986 में चेन्नई में दिखा, चेन्नई की कुछ प्रोस्टिट्यूट्स में दिखा। इसके लिए ना इसके लिए कुछ वो भी बनाई गई हैं, अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, जिनमें से एक का नाम है नाको, नॉन एड्स नहीं, नेशनल एड्स कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। और एक है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चल रही है, उनका काम एक ही है कि भाई एड्स को रोकना है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कभी, इसका जो साइन होता है ना, वो होता है सिर्फ फीते के आकार का। मतलब कि हम लोग अगर कोई नॉर्मल सा धागा है उसको ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसे थोड़ा टेढ़े में, ठीक है, ऐसे में, तो ये होता है, इनका साइन भी होता है। अब बात ये होती है कि अपन इससे बचें कैसे। तो सिंपल सी बात है, मेरे वर्ड्स हैं बचें कैसे। आप अगर ये हो जाती है तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, आप इससे दूर रह सकते हैं बस। आप लोगों को अगर ये बीमारी हो जाती है तो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे ज़ाइडोवुडीन है और एंटी रिट्रोवायरल बीमारियों की ड्रग्स आती हैं, ठीक है। ये सारी जो डिसीज़ की दवाइयाँ होती हैं ये आपकी एज बढ़ा सकती हैं, बट आपको ज़िंदा नहीं रखेंगी। आज नहीं तो कल आपको मरना ही पड़ेगा। अब एक चीज़ छोटी सी सुन लो, इन जो भी दवाइयाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, इनमें होता क्या है, करते क्या है। सिंपल सी बात है, इन सारी जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, इनका नाम जो है, इनकी एक फैमिली है एक्चुअली, उस फैमिली का नाम है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। मतलब कि ऐसी दवाई जिसे अगर आप खा लेंगे तो जो रेट्रोवायरस है, वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, वो काम करना बंद कर देगा। इफ़ वो काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, तो जो RNA आपकी सेल के अंदर घुसा है ना, वो RNA DNA में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास जो एंजाइम होना चाहिए वो एंजाइम नहीं है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम नहीं होगा तो वो RNA से DNA नहीं बना पाएगा, रिवर्स नहीं जा पाएगा, तो वो DNA से जुड़ नहीं पाएगा, और फिर DNA से नॉर्मल सीक्वेंस में क्या नहीं बना पाएगा, RNA नहीं बना पाएगा। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती हैं, इसके प्रिकॉशंस में, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर नहीं है इसका कोई, इसका प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ये है कि आप इस बात पे ध्यान दो कि कोई आपको यूज्ड सिरिंज ना लगा दे, और आप होमोसेक्सुअलिटी से बच सकते हैं और मल्टीपल सेक्सुअल कपल से बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
मतलब कि किसी भी, अगर आपका कोई भी कपल होता है, आपका ब्राइड टू बी है और ग्रूम टू बी है, आपका काम एक ही है, उसका HIV टेस्ट होना चाहिए, जो किसी भी गवर्नमेंट सोसाइटी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप फ्री में किया जाता है। और इसकी एक चीज़ और है कि किसी को अगर एड्स हो जाता है तो ये चीज़ बहुत ही गलत वे में देखी जाती है कि अरे ये तो जो हुआ, तो वो गलत है, प्रॉपर्ली गलत है, ठीक है। पर ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके पास भी मत भटको वरना हमें हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप इसके साथ बैठ सकते हैं, आप इसके साथ खाना खा सकते हैं, ये कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तब तक नहीं फैलेगी जब तक कि आपका ब्लड रिलेशन या फिर सीमेन रिलेशन ना हो। अगर आपका ब्लड से कांटेक्ट आ गया, उसके ब्लड से आपका कांटेक्ट टच हो गया तो हो सकता है। दूसरा, अगर उसका सीमेन आपके बॉडी से, आपके ब्लड से टच हो गया तो ऐसा हो सकता है। मतलब गैमीट का कनेक्शन या फिर ब्लड का कनेक्शन होना सही नहीं है। बाकी आप उसके साथ उठें बैठें, उसको फील टू फ्री थोड़ा मतलब फेयर प्ले करें उसके साथ। मतलब ऐसा ना फील कराएं कि भाई तुमने बहुत गलत करा और तुम्हारे साथ बैठेंगे तो हमें भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आप मतलब कि एक होता है ना कि कहते हैं कि साथ में स्विमिंग पूल में नहाने से एड्स फैल जाता है, साथ में खाना खाने से फैल जाता है, और सॉफ्ट किसिंग से ये एड्स फैल जाता है। नहीं होता ऐसा। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी दवाई, मतलब एक स्मार्ट पर्सन ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर ये सारे जो मिथ हैं ये पूरी सोसाइटी में फैले होते हैं, जिसको कम सोच कर ही कर सकते हैं। तो ये था पूरा एड्स। जहाँ तक है मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। कोई अगर है ना, कोई वर्ड, कोई टॉपिक अगर ऐसा आता है तो आप उसको रोक सकते हैं, बता देना मुझे, मैं उसको एलेबोरेट कर दूँगा, समझा दूँगा। ओके।